गया है, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताया गया है, मुस्लिम लीगों के बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद इसमें स्वराज पार्टी के है, फिर आरएसएस है। ये 5 प्रमुख दल के बारे में इस टॉपिक में बताया गया। ठीक है, लेकिन आपके सामने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर पहला एक संगठन बना गया था 1885। लेकिन ये अचानक ये संगठन नहीं आया, ये अचानक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये सामने नहीं आया। इससे पहले जो टॉपिक है भारतीय या भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो भारत में जो नेशनलिज्म डेवलपमेंट हुआ, राष्ट्रवाद डेवलप हुआ, राष्ट्रवाद से पहले एक राष्ट्र की संकल्पना डेवलप। तो एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे 1857 के बाद कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ या कारण क्या था। तो उस राष्ट्रवाद के उदय के बाद ही भारत में नेशनल मूवमेंट का प्लेटफॉर्म बना, और नेशनल मूवमेंट के प्लेटफॉर्म में एक संगठन बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अखिल भारतीय संगठन, जिसमें इस भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों से यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के क्षेत्र से लोग एक जगह पर संगठित थे। ऐसा नहीं इससे पहले कोई संगठन नहीं था, इससे पहले बहुत सारे संगठन बने हुए। जैसे आपने देखा कि 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी थी, 1843 में 1843 में एक एसोसिएशन बना था, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी थी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी थी। 1870 यानी 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हो चुकी थी। इंडियन लीग 1875 में स्थापना हो चुकी थी, और 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हो चुकी। ये जितने सारे संगठन थे कांग्रेस से पहले की संगठन थी, जो क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग मुद्दों पर काम कर रहे। जैसे आपको बताया गया लैंड होल्डर सोसाइटी, नाम से ही लग रहा है कि जमींदारों के एसोसिएशन। जैसे ये मद्रास महाजन सभा, मद्रास में महाजनों की सभा की व्यवस्था थी, उसमें ये व्यवस्था थी। इंडियन एसोसिएशन टाइप की संस्था उभर कर आ रही थी। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी संस्थाएं अपने अलग अलग स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग मुद्दों पर संगठित हो रही। लेकिन कुछ ऐसे भी कुछ कारण थे या उस समय उभर कर सामने आ रहा था जो परिदृश्य, कि जिन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना को लेके आया। जो आधारभूत संरचना डेवलप हो रही थी, या आपने बस समझा कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के पीछे जो कारण थे, क्या कारण थे? तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही आधारभूत संरचनाएं यानी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, जिसमें आपका रेलवे हो गया था, सड़क हो गया था, परिवहन हो गया था, यानी कनेक्टिविटी, भारत को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा। शिक्षा पद्धति, मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी मैकाले के द्वारा 1835 से 35 से लेके लाया गया, तो फिर उपडिस्कस लाया गया, इत्यादि इत्यादि। जो वो मॉडर्न एजुकेशन लेके आया गया था, जिसके तहत हमें मॉडर्न फिलोसफी पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, इत्यादि पढ़ाने का प्रयास किया था। उससे एक जागरूकता हमारे अंदर आ रही। समाचार पत्र, बहुत सारे ऐसे मैगजीन निकलने लगे थे, लोग अपने चीजों को लिखना शुरू कर दिए। धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में पहली बार धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राममोहन राय जैसे नेतृत्व सामने आया, तो समाज और धर्म को सुधारने से संबंधित मूवमेंट है। इसी से संबंधित एक वर्ग उभर के आ गया, इसको एडिट क्लास कहा गया, या मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग। किसी भी आंदोलन या मूवमेंट को लीड करने वाले लोग यही होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग। भले इसकी संख्या ज्यादा नहीं होती, इसकी संख्या कम होती, लेकिन लीडिंग रोल कौन निभाता है? मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग। और ये एक वर्ग उभर कर आ गया था जिसने इस व्यवस्था को स्थापित किया। और धीरे धीरे आपने बोला कि भारत में राष्ट्रवाद उदय होने से पहले यूरोप में भी राष्ट्रवाद उदय हो चुका। यूरोप में जो राष्ट्रवाद उदय हुआ, यानी यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश थे जो आपस में संगठित नहीं थे। जैसे आपको बताया गया था 1870 के दशक तक इटली और जर्मनी जैसे राष्ट्र जाके एकीकरण हुआ वहां पर। उससे पहले जर्मनी और इटली केवल सांस्कृतिक, आर्थिक या ऐसे शब्दों पर। फिर आपको वहां पर बताया गया था फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का विस्तार हो रहा था, कैसे उसके विस्तार के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी इन सब कारणों से धीरे धीरे भारत के अंदर भी जागरूकता पैदा हो रही, और इस जागरूकता के आधार पर ही भारत में एक मूवमेंट या भारत में एक ऐसे संगठन की बात की जा रही थी जो अखिल भारतीय हो या एक प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हो। यहां पर शुरुआत में जब 1885 में इसकी गठन की बात की, इससे संबंधित और सब कुछ चीजें आ रही थी। इससे पहले जो गवर्नर और गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके कुछ जो कानून नियम या कुछ एक्ट लेके आए थे, जिन्होंने भारत के अंदर या भारतीयों के अंदर ये बातों को उपज किया कि भाई ये जो इनका हमारे यहां शासन करने का अधिकार क्या था, कि आपको नस्लीय आधार पर सुधार करने का प्रयास करें। आप बुद्धिजीवी नहीं है या आपको
मतलब आधुनिकता आपको नहीं आती है, आप जंगली स्तर पर रहते हैं इसीलिए। लेकिन कुछ कुछ एक्ट जब आया, जब उससे पता चला कि नहीं, ये अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण हमारे ऊपर ये बिल सौंप जाता। जैसे आपने देखा कि इंडियन एसोसिएशन ने एक रेंट बिल का विरोध किया जो अंग्रेजों ने लाया। लीटन हमारे ऊपर 2 बिल रख दिया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, और आर्म्स एक्ट। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का बिल था और 1879 यानी 1879 का आर्म्स एक्ट आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था जिसके तहत आप प्रांतीय भाषा में कोई समाचार पत्र है जिससे आप अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं तो आप पे वो इस प्रेस एक्ट के तहत वो आपके अखबार को, समाचार पत्र को, मैगजीन को बंद कर देगा। दूसरा आर्म्स एक्ट, यदि कॉमन होता आर्म्स एक्ट कि सबके लिए शस्त्र रखने के लिए नियम होता तो ठीक था। इन्होंने भारतीयों को शस्त्र रखने के विरोध में एक एक्ट बना दिया 1879 में, बोला कि भारतीयों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। इन दोनों एक्ट से पता चल गया कि लीटन जो हमारे ऊपर ये एक्ट दे रहा था कहीं ना कहीं भारतीयों को दबा रहा। रिपन जो एक सुधारवादी गवर्नर जनरल के रूप में था या वायसराय के रूप में था, इनके द्वारा लाया गया था इल्बर्ट बिल। और ये इल्बर्ट बिल जो था, ये इल्बर्ट बिल 1883 में लाया गया था, जिस बिल में ये रखा गया था कि इल्बर्ट बिल एक्चुअली था क्या, इल्बर्ट बिल ये था कि कोई भी भारतीय जज किसी भी यूरोपीय का या किसी भी ब्रिटिश व्यक्ति का मुकदमा को सुन सकता था, लेकिन यूरोपीय का मुकदमा कोई भारतीय जज सुने, इसका विरोध हो रहा। यूरोपियन ने इसका विरोध इसलिए किया कि भाई किसका मुकदमा, यूरोपीय या ब्रिटिश का मुकदमा ब्रिटिश जज ही सुने। लास्टली इस बिल को भी वापस लेना पड़ा। तो इन सब चीजों से भारतीय के अंदर एक जागरूकता पैदा हो गई। जो ब्रिटिश या ब्रिटिश सरकार भारत का हितैषी माना जा रहा था, उसको लगा कि नहीं, भारतीयों के अंदर लगा कि नहीं, ये सब बिल आने के बाद ये उनके हित को साध रहा है। और लास्टली क्या होता है, ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड जो हमारे यहाँ सिविल सेवक थे ब्रिटिश, उन्हीं के द्वारा 1884 में एक भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कर दी गई। इससे पहले ही बताया जाता है कि आनंद मोहन बोस के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था, लेकिन ए.ओ. ह्यूम या एलन एक्टुवियन ह्यूम इसका नाम है पूरा, ये भारतीय सिविल सेवक थे। 1884 में 84 में, याद रखिएगा, पहले 84 में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। और ह्यूम ने क्या किया, ह्यूम को जब पता चला कि भारतीय और तत्कालीन वायसराय डफरिन और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के कमिटी वाले का समर्थन इसको प्राप्त, किसके किसके बारे में बताया गया कि इनको पता था कि ह्यूम को क्या क्या कि भारतीय नेता, भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन, और इस संबंध में विचार विमर्श किया गया। और इसके साथ साथ बताया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी के समर्थन के बाद इन्होंने 25 से 28 दिसंबर में एक इनका भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन रखा। कहां पर, पहले रखना था पूना में प्रस्तावित, लेकिन पूना में एक प्लेग फैलने के कारण इस प्रस्तावना को या पूना में सम्मेलन नहीं किया है। और लास्टली इसका सम्मेलन कहां किया गया, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना कर दी। और तब ये पहली बार इसका नाम, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम हो गया अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये जो कांग्रेस वर्ड है, ये वर्ड लाया गया है नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका जिसका मतलब होता है, कांग्रेस का मतलब ये होता था लोगों का समूह। और जिसके कितने सदस्य थे, तत्कालिक 72 सदस्य थे। और डब्ल्यू सी बनर्जी यहां पर क्या हुए, इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए। ये संस्था पहले बताई गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरुआत में आजादी नहीं चाह रहा था, स्वराज नहीं चाह रहा था, स्वशासन नहीं चाह रहा था, चाह क्या रहा था, सुधार। किसमें सुधार, तो भारतीय शासन में सिर्फ सुधार लाना चाहता। इसलिए 4 साल तक ये पिटीशन, और इसका ये मुद्दा था कि भाई हम पिटीशन के तौर पर या आपके लिखित तौर पर आपको भेजेंगे। लेकिन इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 3 फेज आपको पहले पढ़ाया गया है या फिर बाद में पढ़ाया जाएगा कि 1885 से लेकर 1905 तक इसमें नरमपंथ, 1905 से लेकर 1919 के आसपास या 17-18-19 के आसपास गरमपंथ, और जब गांधी का आगमन होता है तो असहयोग आंदोलन से 47 तक इसमें गांधी के नेतृत्व होते हैं। बहुत सारे इसके अधिवेशन होते हैं और उस अधिवेशन में अलग अलग निर्णय लिए। एक बात और, 25 से 28 के बीच में, ये 28 दिसंबर से 1885 से लेकर 1929 तक इनका अधिवेशन केवल वार्षिक अधिवेशन होता है, वो दिसंबर में। 1930 में हमारे यहाँ क्या हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसलिए 30 में कोई अधिवेशन नहीं है। और 1931 से यह अधिवेशन मार्च में होना शुरू हो जाता है। जब जब जरूरत पड़ती है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, जैसे 1920 में विशेष अधिवेशन बुलाएंगे। और इसके जो बहुत सारे महत्वपूर्ण कुछ अधिवेशन है, उस अधिवेशन में जो अध्यक्षता होती है या अध्यक्ष का पद होता है, वो डिसाइड करता है
कि वैसा व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके एक पूरा का सेक्शन हो जाएगा, कौन कौन सा अधिवेशन, उसके कौन सा महत्वपूर्ण पार्ट। आपके सामने केवल रखा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के पीछे क्या क्या था, इससे पहले कैसी कैसी व्यवस्था थी, यही सारी चीजें। तो एक ये 10th क्लास को पढ़ाने का प्रयास किया गया है। आपके सामने भी चौथा जो TR4 एग्जाम आ रहा है और 71 BPSC का जो टारगेट बैच होता है, उसमें ये सारी चीजों को रखा जाता है। तो बेसिक चीजें आपके सामने यहां पर। दूसरा संगठन आपको पढ़ाना था वो है कम्युनिस्ट पार्टी या वामपंथ। ठीक है, यहां पर ये सारी चीजें हो जाती है। दूसरा पार्टी आपको पढ़ाते हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथ। फिर आपके सामने है मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी, ऐसे